सबसे पहले रिलायबल नॉलेज जिन लोगों ने मुझे यहाँ बोलने के लिए निमंत्रित किया, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए रिलायबल नॉलेज को और बेल आइकन दबाइए नॉलेज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, आज मैं स्वतंत्र भारत का नैतिक पतन होने का कारण और उसके पीछे जो मानसिकता है उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। आज अपने लोग वर्ग, जाति, समाज लेकर राजनीति या समाज में जी रहे हैं। कहने का मतलब ये कि भारत के लोग आज अपने देश और देश के लोगों के ऊपर प्रेम नहीं करते, बल्कि वो अपने जाति, धर्म, वर्ग के ऊपर प्रेम करते हैं, और इसलिए भारत दूसरे देशों के तुलना में काफ़ी गलत अवस्था में जा रहा है, यानी नैतिक पतन हो रहा है। सामान्य विषय उसमें जो सबसे बड़ा घटक है हमारा ओबीसी वर्ग, वो संख्या में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अधिकार में वो सबसे कम है, यानी मोस्ट निग्लेक्टेड और लीस्ट ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ इंडिया ये ओबीसी है। और इसलिए उन्होंने इस बात को समझना है कि वर्ग, जात, समाज ये क्या बला है, ये उसको थोड़ा समझना होगा। वर्ग को क्लास बोलते हैं, समाज ये नैसर्गिक है जो उत्क्रांत हो गया, और जात ये डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर निर्माण की गई समाज व्यवस्था है। तो ये हम लोग अपनी जाति के ऊपर आज इतना प्रेम कर रहे हैं कि हमारे जो बाल बच्चे हैं उसको भी हम दुय्यम समझते हैं, यानी किसी ने अगर जाति बाह्य कुछ काम किया तो उसको हम घर से निकाल देते हैं या उसको बहिष्कृत कर देते हैं। मतलब खून से भी ज़्यादा हम लोग उसको, हमारे यहाँ बोलते थे कि जाति के लिए माती खाना मराठी में। तो आज लोग जाति के लिए इतनी मिट्टी खा रहे हैं कि देश कहाँ जा रहा है उसका कोई उनको पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि समाज, भारतीय व्यवस्था में सबसे पहले समाज की निर्मित हुई है, जात की नहीं। तो समाज कैसे निर्माण हुआ? तो हजारों लाखों साल पहले तो समाज अपना भटका था, जानवर जैसा, मतलब घूमते रहता था। उस वक्त कोई समाज नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन जब खेती का शोध लगा, खोज की, करीबन 15-20 हज़ार साल पहले जब खेती की आविष्कार बोल सकते उसको, उस वक्त लोग एक जगह में जहाँ खेती योग्य ज़मीन है वहाँ पे ठहरने लगे और एक ग्रुप तैयार हुआ। तो सबसे पहले समाज कैसे हुआ? तो जैसे पहले जो खेती होती थी वो बारिश के पानी से, ऊपर का पानी जिसको बोलते बारिश, तो सभी लोग तो वही काम करते थे, दूसरा तो कोई काम नहीं था, आज के जैसे उद्योग भी नहीं थे। तो सभी लोग उस वक्त खेती करने से, कोरडवाहू खेती जिसको बोलते हैं, यानी बारिश के पानी पे, तो ये यही हजारों साल होते रहे। मतलब सब लोग, हम लोग खेती करते थे, दुनिया के बोलो, अपन तो भारत की बात करते हैं, लेकिन हजारों साल, क्योंकि सृष्टि परिवर्तनीय है। मनुष्य को जो बुद्धि मिली है, जब तक उसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ वो भटकता था जानवर जैसा शिकार के लिए होकर, लेकिन जब बुद्धि हुई तो वो स्थायी हो गया। और स्थायी होने के बाद उसका चिंतन शक्ति और उसको वाचा बोलने से, बोलचाल से वो अपने विचार जो अच्छे या बुरे वो लोगों में ट्रांसफ़र करने लगा, और उससे लोगों में सुधार शुरू हुआ। तो सब हजारों साल के बाद, हजारों साल बारिश के खेती पर काम करने के बाद, जब जमीन के नीचे पानी की खोज निकली हुई, तब कुछ लोगों ने जमीन का अंदर का पानी, मतलब कुएं द्वारा या तालाब बनाकर यूँ इस्तेमाल करना चालू किया। तो वो लोग 12 महीने खेती करने लगे, यानी एडवांस प्रोग्रेसिव फार्मिंग जिसको बोलते हैं, यानी फल का बगीचे लगाना, फल फूल जो भी है। तो उनमें से एक समाज डिराइव्ड अलग हो गया, यानी जो पारंपरिक खेती करने वाले से एक समाज हो गया प्रोग्रेसिव, उसको माली बोलने लगे, कल्टीवेट करने वाले प्रोग्रेसिव। तो दो भाग हो गए, एक हो गया पारंपरिक खेती, यानी उसको कुर्मी बोलते थे जो पारंपरिक खेती करते थे, और उसमें से जो हो गया। उसके बाद हजारों साल के बाद फिर बीज से तेल की निर्माण की प्रक्रिया लोगों के ध्यान में आई, प्रोग्रेसिव। तो कुछ लोग अपने लाभ के लिए पारंपरिक तेल का व्यवसाय करने लगे, वो तेली हो गए। और इस प्रकार हजारों साल, ये आज जो दिख रहा है ये सब एक ही साल की या एक दिन की बात नहीं। तो हजारों साल में ये प्रोसेस होते होते आज इतना बड़ा समाज जो हमारे सामने, मतलब संख्या बढ़ गई, लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई, वो देखते हुए फिर कोई
कपड़े धोने वाले, कोई बाल काटने वाले, ऐसा ऐसा ये समाज निर्माण हुआ था। वो है सांस्कृतिक समाज, क्योंकि भारत में पहले धर्म नहीं था, संस्कृति थी। और संस्कृति ये बहते पानी जैसी थी, बहते पानी जैसी संस्कृति। जैसे कोई आदमी अति भोगवादी न हो जाए या कोई खुद को, तो दोनों के बीच का रास्ता बहता पानी जैसा सड़ता नहीं, रुका हुआ पानी जैसा सड़ता है, उसी प्रकार। तो उसमें सामूहिक श्रम व्यवस्था थी, यानी हर आदमी के लिए काम करता था, हर आदमी के लिए जीता था। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं था, भेदभाव नहीं था, कोई किसी से चिंता नहीं था, और कोई लोभ वगैरह की बात नहीं थी। ऐसा ये सिंधु सभ्यता जिसको बोलते हैं, सिंधु सभ्यता नाग लोगों ने निर्माण की थी। सिंधु तो ये प्रदेश है, इसलिए उसको सिंधु प्रदेश सभ्यता बोलते हैं। लेकिन वो निर्माण करते नाग वंश के लोग थे। नाग कोई सांप नहीं था, तो वो टोटेम उनका कुल चिन्ह था। बाद में वो प्रतीक बन गया, वो पवित्रता आ गई उसमें, इसलिए वो लोग वहाँ रखते थे। वो अलग इश्यू है। तो ये जो समाज निर्माण, इसमें कोई बंधन नहीं था, कोई ना, जिसको जो इच्छा है वो काम करते थे। जिसको जो घर में कोई किसी की लड़की मांगता था, कोई जात पात नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था, और सब शांति से लोग जी रहे थे। 12 महीने बहती नदियाँ थी, सुपीक जमीन थी, जितना चाहिए उतना उत्पादन होता था। और वो नागों ने अपनी बुद्धि कौशल्य लगाकर बहुत अच्छी संस्कृति, मतलब धरण बनाना, किले बनाना या महल बनाना, जो सिंधु सभ्यता में जो अंग्रेजों ने खोज किया, उस पर से आप पता कर सकते हैं। ये सब होने के बाद जो बाहरी लोग थे, विदेशी, उनको हेवा यानी ईर्ष्या हो गई, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। वो जंगली लोग थे, वो आक्रामक लोग थे, वो रानटी अवस्थे थे, वो पशुपालक लोग थे। और उनके प्रदेशों में, जब भारत में जब 12 महीने बहती नदियाँ थी, जमीन थी सुपीक, तब उनके प्रदेशों में डेजर्ट थे, मतलब छाव को भी पेड़ नहीं था। ऐसे समय में वो लोग भारत के ऊपर आक्रमण करते थे, या क्या बोलते, दहशत या घातपात बोलो, या अभी के ज़माने में जैसे कि आतंकवाद जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये लोग भारत के ऊपर आतंकवाद करके आए बाहर से, और यहाँ के शांतिप्रिय लोगों की शांति उन्होंने भंग कर दी। तो पहले तो उन्होंने उनकी भाड़गिरी की, पहले तो उन्होंने आतंक फैलाया। आतंक फैलाने के बाद जब वो नागों को नहीं जीत सके, तो वो शरण गए। शरण जाने के बाद दान के लिए उन्होंने वो भाड़गिरी किया, मतलब झूठी तारीफ करना, भाड़गिरी बोलते हैं उसको हम लोग। और उसके बाद उनको विश्वास में लेके छल कपट के से उनको मार दिया, एक एक राजा को यहाँ के, और उनकी सत्ता पे उन्होंने कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद ये सत्ता उनकी हरदम रहना चाहिए, पीढ़ी पीढ़ी, इसीलिए उन्होंने यहाँ के समाज को जाति में डिवाइड करने का पहले वर्णों में किया, वर्ण के बाद जाति में किया। तो पहले क्या किया था, तो जैसे राज चलाने के लिए 4 प्रकार की आवश्यकता होती है, यानी किसके दिमाग से राज चलेगा। फिर दूसरी जरूरत होती है सुरक्षा के लिए, तीसरी जरूरत रहती है धन, उत्पादन और व्यवसाय, और चौथी जरूरत होती है देश चलाने के लिए श्रम और सेवा करने वाले लोग। तो ये जो आक्रामक आए, तो सब अपने भारत में तो काफ़ी लोग आए, आर्य, ऊन, तुर्क, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, मुगल, आदिलशाह। लेकिन सबसे पहले जो आए वो है विदेशी आर्य, जिसको आज हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ये ब्राह्मण तो शब्द इन्होंने बाद में खुद को कर लिया कि हम जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाले, जबकि ये सूरज घूमता या पृथ्वी घूमता ये 17वीं सदी तक किसी को मालूम नहीं था। लेकिन उन्होंने मुजोरी किया और खुद को ब्राह्मण कहलाया, और हमको अज्ञान रखने से हम लोग मुंडी हिलाते रहे, बस, ये और कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जैसे यहाँ के जो नाग राजे थे, हम लोग बलि राजा का नाम लेते हैं या शिव का नाम लेते, ये हमारे राजे थे पहले के। इन्होंने उनको कपट नीति से, छल कपट से मार दिया, और उनकी सत्ता हटा के उन्होंने पहले जो वर्ण व्यवस्था निर्माण की, जैसे ऋग्वेदिक व्यवस्था में मैंने बोला पॉलिटिकल अर्थशास्त्र की 4 प्रकार की जरूरत होती है। जिनके दिमाग से सत्ता चलेगी उसको ब्राह्मण बोला, ज्ञान। और जो रक्षा करेंगे, यहाँ के जो क्षत्रिय रीजनल रक्षक थे नागवंश में, सिंधु में, उनको उन्होंने शूद्र बनाया। किसी को मार दिया, कोई पलायन कर गए, कोई जेल में डाल दिया, और खुद के क्षत्रिय बना के उन्होंने अपना किया। बाद में व्यापार और उत्पादन की व्यवस्था अपने हाथ में ली, उनको बनिया, जिसको वैश्य बोलते, बनिया यानी बनियागिरी, वो अलग बात है, उसी का एक प्रकार।
और जो भारत के मूल लोग थे उनको उन्होंने शूद्र करार दिया और उनको श्रम और सेवा का अधिकार दे दिया। तो ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में आई। बीच में मौर्य काल में सुधार हुआ। मौर्य काल में जब समानता निर्माण की, वो आर्यों को रास नहीं आई। उन्होंने फिर कुछ साल के बाद उनका जो राजा था बृहद्रथ, उसको मार दिया। और उसके बाद और ऋग्वेद से ही कठोर व्यवस्था, जाति व्यवस्था निर्माण की। तो ये जाति व्यवस्था, अब पहले तो समाज था, समाज में कोई अलग अलग रहने का बंधन नहीं था, सब सामूहिक था, रोटी बेटी व्यवहार होता था। इन्होंने इसमें क्या चालाकी की कि अब ब्राह्मणों से कोई सत्ता छीन न ले। अब शूद्र कोई कभी राजा न बने। जैसा अशोक एक महाराजा हो गया, जो दुनिया में लोगों को मालूम है कि अशोक, दुनिया में सबको मालूम है कि सम्राट अशोक क्या चीज़ है। तो उन्होंने एक संकल्प किया कि भाई अशोक जैसा राजा भारत में शूद्र में कभी निर्माण नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या चालाकी की, तो मनुस्मृति उससे कठोर बनाई और ऐसी व्यवस्था उसमें की कि कोई भी समाज को जात बनाया। समाज बहुत बड़ा होता है। जैसे हम घर में आटा बनाते, 100 रोटी बनाने के लिए एक साथ आटा गूंथते हैं, और उसके अगर 100 अलग अलग कर दिया तो वो सूखने के बाद फिर वो कास्टिंग हो जाता है, वो कभी मिलता नहीं एक में। तो वैसा उन्होंने जो पहले जो समाज था उसको जात में कास्टिंग कर दिया। वो ऐसा कास्टिंग किया कि कोई भी समाज ब्राह्मणों से ज़्यादा ना हो। यानी सपोज 3.5% अगर ब्राह्मण है और समझो तेली समाज है, तो तेली समाज तो पूरे भारत में 20% है समझो, या माली समाज 20%। ये तो मेजर तो वही है, तेली माली कुंभी, बाकी सब अल्प है। तो मैं मेजर की बात करता हूँ। तो जैसे तेली समाज, एक तेली यानी तेली था पहले। ब्राह्मणों ने क्या चालाकी किया, मनुस्मृति में जितने प्रकार के तेल निकालने वाले थे उनके अलग अलग जाति बना दिया तेल के नाम से, एरंडा तेली, जवसा तेली। फिर माली समाज में क्या किया, जितने प्रकार के माली थे उनको सब्जी भाजी के नाम से, हल्दी माली तो कोई जीरे माली, तो कोई वन माली, अगर सब्जी नहीं है तो वन माली, फूल माली। यानी उनके इतने टुकड़े कर दिया कि कोई भी माली 3.5% ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं। मतलब जो 20-22% माली था वो उनकी इतने, अपन 12.5 जो बोलते हो, 12.5 बहुत कम है। माली समाज में 105 जाति का आइडेंटिफिकेशन मिला है जब उसका सर्वे किया तो कोई भी टुकड़ा, कोई भी जाति का 3.5% ब्राह्मणों को चैलेंज नहीं करेगा, सत्ता छीनने लेगा। ये उसके पीछे मंशा थी। और उन्होंने इतने टुकड़े कर दिया कि 6,500 जाति में लोगों को बांट दिया। उसके उपजाति बोलने से 75,000 जातियाँ आज हो गई। तो ये समाज, पहले समाज था जो आपस में मिलता था। तो सामान्य लोगों को समाज और जात, ये एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। लेकिन समाज ये सांस्कृतिक व्यवस्था से निर्मित हुई व्यवस्था थी, और जात ये ब्राह्मणों ने अपने धर्म में जानबूझकर निर्माण की व्यवस्था है। और इसमें क्या हुआ, जब इस व्यवस्था का विरोध हुआ, अब ये, और इसको ईश्वर ने निर्माण किया करके ब्राह्मणों ने अपने धर्मशास्त्र में लिख दिया, उसको सनातन भी कर दिया। तो सभी तो मानेंगे नहीं कि इसको ईश्वर ने निर्माण किया। तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, उसके उठाव किया। हालांकि उनको, जैसे मैं बोला कि ब्राह्मण ये ज्ञान, क्षत्रिय सत्ता, और शूद्र वैश्य ये धन संभालेगा, शूद्र सेवा करेगा। और उनको फिर ये शुरुआत थी, लेकिन ये हर पीढ़ी में चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस अर्थव्यवस्था को समाज व्यवस्था में ट्रांसफ़र किया। समाज व्यवस्था में उन्होंने क्या किया, ट्रांसफ़र करके ये हमेशा चलती रहनी चाहिए, इसलिए सोशल सामाजिक कानून बनाए। उसमें बहुत सारे कानून है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसमें 3 मेजर थे कि ये जो शूद्र, कानून सबसे ज़्यादा शूद्रों के लिए, क्योंकि उनसे सेवा लेनी थी। मालिक कोई अपने लिए तो कानून बनाता नहीं, कानून तो मजदूर के लिए बनाते ना, तो उनके लिए वो मजदूर। तो उन्होंने क्या कानून बनाए, शूद्रों को शिक्षा लेना से मना कर दिया ताकि उसकी बुद्धि विकसित न हो। शूद्रों को संपत्ति रखने से मना कर दिया ताकि वो अच्छा हट्टा कट्टा न बने, खा पी के पहलवान न बने, वो उसको नीचे न खींचे, वो दिन दुर्बल बनकर जीता रहे। फिर तीसरा, वो कभी हमारे सत्ता के विरुद्ध में उठाव नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको शस्त्र रखने का मना कर दिया, निशस्त्र कर दिया, ताकि अगर ये हमारे क्या बोलते वो, अगर हमारी सेवा ठीक से करेगा तो उसको जिंदा रखेंगे, और ये अगर रिवोल्ट करेगा उठा तो उसको वही शस्त्र से मार देंगे।
तो ये व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था थी, फिर जाति व्यवस्था में उन्होंने क्या चालाकी की जब इसका विरोध हुआ, तो जब सनातन बोला, इसको ईश्वरीय बोला, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। अब विरोध करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, कभी भी क्रांतिसाठी कोई मास आगे नहीं आता। मास तो जो होता है वो भीड़ में चलता है, भीड़ मतलब हवा में जैसा कचरा उड़ता है। तो कुछ ही लोग क्रांति करते, तो वो क्रांतिकारी जो थे जिन्होंने उठाव किया उनको उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन वो इतने कम नहीं थे कि वो जेल में आएंगे, इसलिए उनको गांव के बाहर खदेड़ के कांटे का कंपाउंड करके, जैसे जानवर को बंदी कर लेते वैसा करके उनको बंदी बनाया और उनसे गंदा काम करवाया। अब गंदा काम उनको कैदी होने से करना पड़ा, यानी उस वक्त कौन से गंदे काम थे, उस वक्त संडास साफ करना, मरे हुए जानवर को खींचना, ये सब काम थे, गांव साफ करना, वो उन्होंने किया क्योंकि वो कैदी थे, करना ही पड़ा। लेकिन इन्होंने उनके व्यवस्था के विरोध में संघर्ष किया, ये सोचकर उनको बहिष्कृत कर दिया। खाने के लिए भी दैनंदिन जो जरूरतें थे नैसर्गिक, वो तक उनको मिलने नहीं दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि उनको मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए विवश हो गए वो लोग, और फिर उनको बहिष्कृत भी कर दिया। तो अछूत वगैरह जो है ये वो वही से निर्माण हो गया। फिर दूसरा घटक ऐसा हुआ कि कुछ लोगों का, क्योंकि अलग अलग विचार के लोग हमेशा रहते, आज भी है, तो कुछ लोग उसमें से ऐसे आए कि भाई हमको तुम्हारे साथ रहना भी नहीं और हमें तुम्हारे कानून मानना नहीं। तो वो जंगल पहाड़ों में भाग गए, जिसको आज आदिवासी हम लोग बोलते हैं। अब उनको भी वहाँ चैन से जल जमीन का आनंद नहीं लेने दिया, उनको भी नंगा कर दिया, फिर भी वो अलग रहे, इसलिए उनको आदिवासी करके नाम मिला गया। और फिर तीसरा जो बहुसंख्य समाज है, जो जिन्होंने संघर्ष भी नहीं किया, जिन्होंने पलायन भी नहीं किया, जिन्होंने शरणागति स्वीकार ली, अपने हाथ उठा लिए कि भाई हमको क्या करना है, कोई भी राज करे, हमको काम करना और खाना है। तो आर्य बड़े खुश हो गए, उनके पीठ पे हाथ रखा, बोले तुम हमारे साथ रह सकते हो, तुम्हें हम सताएंगे नहीं। अब उनको अधिकार कुछ नहीं दिए, उनसे भी सेवा ली, केवल उन्होंने उठाव नहीं किया, विरोध नहीं किया, इसलिए उनको गंदा काम करने से छूट मिल गई। तो ये है शूद्र। जिन्होंने उठाव किया वो अति शूद्र हो गए, अछूत हो गए, और जिन्होंने शरणागति भरी वो शूद्र हो गए, जिसको आज पिछड़ा बोलते हैं, जिसको अंग्रेजों ने 1935 के सेकंड इंडिया एक्ट में ओबीसी ये नाम निर्धारित किया। ओबीसी कौन? तो उसमें 3 घटक थे जिनको गांव अछूत मानकर गांव के बाहर रखा था ब्राह्मणों ने, वो 1500 जाति में शेड्यूल कास्ट में आ गए। जो पलायन कर गए वो आदिवासी, उसको जाति नहीं बोलते, जनजाति बोलते, ट्राइब्स, वो 1000 ट्राइब्स भारत में। और जो गांव में रह गए वो मतलब जो एससी में नहीं आते, जो अछूत माने नहीं गए और जो आदिवासी माने नहीं गए एसटी में, वो सब बचे। अदर शब्द यूज किया अंग्रेजी ने, अदर जो एससी में नहीं, जो एसटी में नहीं, जो सब बचे वो अदर यानी ओबीसी है। तो ये ओबीसी, इसके ब्लड में संघर्ष नहीं है, इसलिए वो तुकाराम ने बोला, वो तुकाराम शिवाजी महाराज की जब क्रांति हुई तो शिवाजी महाराज को सैनिक मिलना चाहिए, इसलिए तुकाराम क्रांति के लिए भजन गाते थे। तो वो हमेशा बोलते थे, शुरा साजती हत्यारे गांडे हासतीले पोरे, कि शस्त्र ये शूर लोगों के हाथ में शोभा देती है, गांडू लोगों के हाथ में शस्त्र से बच्चे लड़के भी हंसते। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये ओबीसी हमेशा शरण जाने वाला समाज है, इसमें लड़ने की कुवत नहीं, इसको तो ये लड़वैया होना चाहिए मावड़ा शिवाजी को, इसलिए शिवाजी महाराज उनको तुकाराम उसको तैयार करते थे। ये सब बातें हैं। वर्शिपर्स कैन नॉट बी वॉरियर्स, अंग्रेजी में साइंटिस्ट ने भी बोला है, सोशल साइंटिस्ट ने, कि वर्शिपर्स कैन नॉट बी वॉरियर्स। जो पूजा करते तो युद्ध नहीं करते, और जो युद्ध नहीं कर सकते वो दूसरों पर राज नहीं कर सकते। तो ब्राह्मणों ने हमारे ओबीसी को इतना षंड यानी इतना नपुंसक बना के रख दिया पूजा करने करके, कि वो दूसरों पर राज करना तो छोड़ो, वो अपना खुद का राज, शिवाजी जैसा खुद का राज लाने के लिए भी रास्ते पर नहीं उतरते। इसलिए शिवाजी महाराज ने जो क्रांति की, कोई तेलीमाड़ी कुंभी ओबीसी के भरोसे नहीं की, क्योंकि ओबीसी कोई ये नहीं। तो ये क्रांति की थी शिवाजी महाराज ने। महार मांग जो मार्शल रेस है, ओरिजिनली नाग वंश की वो मार्शल रेस है। ऐसे भारत में बहुत मार्शल रेस है हर जगह में, तो महाराष्ट्र में महार ये मार्शल रेस है, वो हमेशा लड़ते रहते हैं। वो महार ये ओबीसी का शत्रु नहीं है, वो ब्राह्मणों का शत्रु है, क्योंकि ब्राह्मणों की विचारधारा वो शुरू से रिजेक्ट करते आ रहा है।
तो वो ब्राह्मण ओबीसी को भी बताता है कि ये तुम्हारे शत्रु है, जबकि वो हमेशा मदद करता है। दूसरी बात, तो शिवाजी ने जो ये किया था, वो धर्मांतरित मुसलमान और महारमांग के भरोसे स्वराज्य की निर्मिति की थी। ओबीसी का खून इतना ठंडा है कि वो लड़ाई नहीं कर सकता। वर्शिपर्स कैन नॉट बी वॉरियर्स, ये इसलिए बोला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आज ओबीसी सबसे पिछड़ा क्यों है? तो ये बलि राजा के काल से, नागवंश के काल से ये शरणागति स्वीकारने वाला, मतलब संघर्ष न करके जीने वाला समाज है, इसलिए वो पिछड़ गया है। आज संख्या में वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन अधिकार सबसे कम है। मुझे यही कहना है कि ओबीसी की प्रगति तब तक नहीं होगी जब तक वो इसके ऊपर विचार नहीं करेगा। विचार उसको ये करना है कि जो जो ब्राह्मणों को छोड़ के चले गए, ब्राह्मणों का मतलब हम यहाँ व्यक्ति नहीं, तो उसकी विचारधारा। जैसे सबसे पहले जैन समुदाय, ये सब अपने इंडियन लोग हैं, ये कोई बाहर के नहीं है। जो बाहर से आने वाले बहुत कम लोग हैं, जो 10%, केवल 10% जिसको बोलते हैं हम लोग, जो आज ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य में आते हैं, कुछ तो वो भी चले गए हैं। तो जो जो लोग ब्राह्मणी व्यवस्था को, यानी उनके विचार को छोड़कर चले गए, उनकी प्रगति हुई। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बुद्ध के काल में जैन समाज अलग हो गया, महावीर ने क्रांति की, क्योंकि उस वक्त 2 प्रकार के विचार लोग थे, एक महावीर और बुद्ध। तो महावीर के विचार को लेके जैन समुदाय अलग हो गया। आज जैन लोग व्यापार में 1 नंबर में पहुंच गए हैं भारत में। दूसरा अगर समुदाय बोलो तो सिख समुदाय, संत नामदेव को गुरु मानकर गुरु नानक ने क्रांति की पंजाब में, गुरु नानक ने लोगों को सिख धर्म की दीक्षा दिया। वो सिख समाज जब ब्राह्मणों से, जो आज हिंदू करते हैं, वो हिंदू तो उस वक्त था ही नहीं शब्द, वैदिक शब्द है मूल, ब्राह्मण उसका डायरेक्टर है। तो जो सिख समाज उनसे अलग हो गया, आज सिख आपको दुनिया के कोने में नौकरी में या धंधे में जाते हुए दिखता है। तीसरा महत्वपूर्ण, जो शेड्यूल कास्ट आज हम लोग बोलते हैं, जिसको ओबीसी के नीचे ब्राह्मणों ने रखा था गंदे काम करने, उन्होंने जब महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेकर क्रांति की और उनको ब्राह्मणों की व्यवस्था से अलग हो गए बाबा साहब के विचार के कारण, आज वो ब्राह्मणों को टक्कर दे रहे। और वो भले ही लड़ झगड़ के, भले उनको नहीं दिया, लेकिन 15% लोगों को आज ओबीसी से भी ज़्यादा अधिकार मिल गए, और उन्होंने इतना मेरिट निर्माण किया कि वो ब्राह्मणों को टक्कर दे रहे हैं। साथ साथ आदिवासी भी है, जो बाबा साहब को मानने लगे, उनका आदिवासी का विकास हुआ। लेकिन ये ओबीसी गेटुडी जैसा ब्राह्मणों को चिपका है, इसलिए तो डार्विन ने भी यही बोला है, क्योंकि ये डार्विन क्या बोलता है कि ये सृष्टि सतत बदलती रहती है, इसलिए मनुष्य उसका घटक है, तो मनुष्य को भी बदलना पड़ेगा। अगर जो बदलने के लिए तैयार नहीं, उसको मरने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बदलते हैं वो सक्षम होते हैं, सक्षम आगे निकल जाते हैं, और दुर्बल पिछड़ जाते हैं, और फिर दुर्बलों को सक्षम लोग मार देते, खा जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है। तो अगर ओबीसी को एक तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो आज जो हम स्वतंत्र भारत में जो देख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा हालत ओबीसी की खराब है, क्योंकि ओबीसी को दिशा नहीं है। हमारा कुछ ओबीसी रिजर्वेशन को विरोध करता है, इसको विरोध करता है, उसको ये मालूम नहीं, वो अज्ञान के कारण करता है। वो ब्राह्मण उनके कान भरते कि भाई शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन है, इसलिए वो आगे निकले, उन्होंने हमारा अधिकार, उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं खाया, उनको उनका ही नहीं मिला तो तुमको क्या खाएगा? तुम्हारा सारा अधिकार ब्राह्मण खा गए, और तुम मुसलमानों के पीछे पड़े हो, क्योंकि जो तुम्हारा शत्रु है तुम उसको शत्रु नहीं मानते, और जो तुम्हारा शत्रु ही नहीं है उसको तुम ब्राह्मणों के कहने से शत्रु मानते हो। मुसलमान ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बिगाड़ा, आज तक कोई तुम्हारे विरोध में उन्होंने कुछ नहीं किया, तुम मुसलमान के पीछे पड़े हो। शेड्यूल कास्ट ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ऊपर से विपरीत तुमको मिलना चाहिए, इसलिए वो आंदोलन करता है, तुम उसको शत्रु मानते हो। तो ये ओबीसी जब तक इसके ऊपर विचार नहीं करेगा, क्योंकि जैसा मैं बोलता हूँ कि प्रगति करने के लिए केवल स्कॉलरशिप या पैसा नहीं, ओबीसी के पास कोई शेड्यूल कास्ट से पैसा कमी नहीं है, लेकिन दिशा, जैसा मैंने एक पोस्ट में लिखा है कि प्रगति के लिए 2 फिजिक्स का एक सूत्र है, डायरेक्शन इनटू फोर्स इज इक्वल टू चेंज। डायरेक्शन और फोर्स दोनों चाहिए। जैसा पत्थर को अगर धकलना है तो
ढकलने के लिए फोर्स चाहिए और कहाँ ढकलना इसके लिए दिशा चाहिए। अगर दो में से एक है तो वो पत्थर हिलेगा नहीं जगह से जहाँ से। तो वैसे ही मान लो एससी को अगर रिजर्वेशन से प्रगति हुई थी तो भाई उससे अब रिजर्वेशन से क्या मिला उनको, स्कॉलरशिप मिली होंगी। तो ओबीसी के पास तो कोई पैसा कम नहीं था, लेकिन दिशा, डायरेक्शन, मतलब एससी की प्रगति एक केवल स्कॉलरशिप से नहीं हुई, वो एक फैक्टर है, लेकिन उनको फुले अंबेडकर विचार की दिशा मिली, बुद्ध के विचार की दिशा मिली, इसलिए उन्होंने उस स्कॉलरशिप का इसका फायदा उठाया। और ओबीसी के पास पैसा तो बहुत है लेकिन दिशा नहीं है, इसीलिए वो जगह पे रखा। आज ओबीसी के घर में ग्रेजुएट नहीं, लोग मैट्रिक तक जाते हैं। एससी के झोपड़ी में भी रहेगा तो ग्रेजुएट लोग हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिशा है। लेकिन ओबीसी के पास सब कुछ होने के बाद उनके बच्चे गलत काम में लगे हैं, उनके कुटुंब उद्ध्वस्त हो गए, और उसका परिणाम फिर उनको सही दिशा न मिलने से वो नशाखोरी में लग गए, गलत काम में। कोई क्रिकेट की नशा में है तो कोई मोबाइल की नशा में है तो कोई पदार्थ की नशा, और ये नशा में सब आदमी हमारा बर्बाद हो गया है। तो कहने का मतलब है कि ओबीसी को अगर सुधरना है तो बदलना पड़ेगा। तो अम्बेडकरवाद ये ही संघर्ष है। अम्बेडकरवाद हमको संघर्ष से सिखाया, और इसलिए उन्होंने बोला कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलता, अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने के बाद भी नहीं देता है तो छीन लेना पड़ता है, क्योंकि अधिकार कोई ऐसा मांगने से नहीं, तो छीन लेना पड़ता है। तो छीनना कोई अभी शिवाजी जैसी तलवार से लड़ाई करके तो छीनने की जरूरत नहीं। तो बाबा साहब ने वो भी सस्ता हल्का कर दिया, 5-5 साल में मौका मिलता है। तो आपकी अभी पहले तलवार से लड़ाई होती थी, खून बहाना पड़ता था, अब खून बहाने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया, एक मनुष्य को एक वोट और एक वोट का एक मूल्य। तो ओबीसी सबसे ज़्यादा है संख्या में, वो तो 1931 के जनसंख्या में 52%, वो पाकिस्तान होने के पहले का परसेंटेज है, और पाकिस्तान होने से अभी ओबीसी की संख्या 60 से भी ज़्यादा है। लेकिन 31 के बाद ब्राह्मणों ने क्या चालाकी किया, स्वतंत्र भारत में वो कानून बना के उनका स्वतंत्र जनसंख्या करना बंद कर दिया, उनको सामूहिक रख दिया, और पूरा ब्राह्मण उसका सामूहिक रख के तगड़ा घोड़ा बन के उसके सारे अधिकार खाते हैं, और ओबीसी को दुबला घोड़ा करके लात मार के भगाते रहते हैं। तो जब तक दुबले घोड़े को अलग से खुराक नहीं मिलेगी तब तक वो तगड़ा नहीं होगा। तो अभी लोकतंत्र में, स्वतंत्र भारत में उसकी संख्या ज़्यादा है, मान लो 52%, 60% जो भी है, तो भाई जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी सत्ता होना चाहिए। तो सत्ता तो ओबीसी की होना चाहिए, राजा ओबीसी का होना चाहिए। लेकिन ये ओबीसी भिखमंगा बन गया, क्योंकि ये डिवाइड हो गया जाति के नाम से संगठन। तो ब्राह्मणों ने पहले जाति के नाम से उसको सड़ी लकड़ी जैसे तोड़ दिया। अब जब हमारे संत महात्माओं ने जाति को एक किया तो ब्राह्मणों ने संगठनों के नाम से आदमी को तोड़ दिया। पूरे ब्राह्मणों ने अलग अलग संगठन खुद ही बना दिए और खुद ही लोगों को डबके से सड़ा दिए। तो ये सारे ओबीसी अगर ये डबके से बाहर आके, जाति के डबके से बाहर आके अपने वर्ग में, मतलब ओबीसी कैटेगरी में एक होकर संघर्ष करते हैं तो वो खुद ही मालिक हो जाता है। तो आज जो वो मोर्चा निकाल के मार खा रहा है, उसको स्वतंत्रता के 72 साल में आधा भी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये ओबीसी खुद के हाथ में सत्ता लेता है तो पूरा ले सकता है, और वो भी 52-84 नहीं तो कलेक्टर, आईएएस ऑफिस, जजेस, जो चाहिए तो, जो गलत है उसको खत्म कर सकता है, जो चाहिए वो निर्माण कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने बोला कि सत्ता ऐसी मास्टर चाबी है, जो चाहिए वो निर्माण कर सकते हैं, जो गलत है उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये बात को जब ओबीसी समझेगा तब ओबीसी की प्रगति होगी। तो उसको वो जो माहौल में है, जो ब्राह्मणों ने उसको नशा में फंसा दिया, किसी को धर्म की नशा, किसी को दारू की नशा, किसी को काय की नशा। तो जब तक ये ओबीसी सारे नशे से बाहर नहीं आएगा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान समतावादी विचार नहीं करेगा, ओबीसी की प्रगति नहीं होगी। उसकी अगली पीढ़ियाँ भीख मांगती रहेगी। और देश किसको बोलते हैं? देश यानी कोई जमीन नहीं, देश मतलब कोई नदी नाले डोंगर नहीं। तो देश का मतलब होता है देश की जनता, जिनके श्रम पर ही नहीं, खून पसीने पर देश चलता है, जिंदा है, और वो है ओबीसी। ओबीसी ये देश को पाल रहा है, लेकिन उसकी अवस्था जैसे खेत में बैल होता है, बैल क्या करता है, खेत में सबसे ज़्यादा काम बैल करता है, उत्पादन, लेकिन उसको केवल चारा दिया जाता है, वो कभी खेत का मालिक नहीं होता, कितना भी प्रामाणिक। तो ब्राह्मणों के सभी संगठनों में, सभी पार्टियों में ओबीसी की अवस्था खेत के बैल जैसी होती है। जब भी वो मालिक बनने की कोशिश करेगा एक आध, तो उसको लात मार के भगा दिया जाता है। जैसे खेती आदमी का, वो बैल बेच के दूसरा ले लेता है। खेती वाला मालिक क्या करता है, बैल थोड़े से पुराने हो गए तो नए घोड़े ले लेता है,
उसको थोड़े से पैसे भी मिल जाते हैं और ताकतवर बैल भी मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार ब्राह्मण लोग जब भी हमारा कोई ओबीसी का नेता उसको लगता है कि मैं ओबीसी का, तो ओबीसी के लिए वो कुछ नहीं करता, वो खाली बोलता है ओबीसी के लिए। जब पार्लियामेंट में जाता है तो वो उसको पार्टी की बात माननी पड़ती है, नहीं तो लात मार के भगाया जाता है दूसरे चुनाव में। चुनाव तो दूर, उसको बोलने नहीं देते। तो ओबीसी को अपनी बात रखने के लिए, अपना कानून के लिए खुद अपना संगठन बनाना पड़ेगा। और बाद में अगर उसकी ताकत कम पड़ती है तो समविचारी समय दुखी लोग जैसे एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज है, इन लोगों को मिलकर अगर देश की सत्ता है तो हमको मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं। वो 72 साल में आधा देने के लिए तैयार नहीं, तुम पूरा का पूरा ले सकते हो। इसलिए मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलते। संघर्ष, और संघर्ष करने का ये तरीका है लोकतांत्रिक तरीका, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 5-5 साल में हमें दिया है। हम सारा छोड़ के बाबा साहब अम्बेडकर को अपना सब कुछ मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को गुरु माना है, और ये जो लिंक है हमारे महापुरुषों की, वो उन्होंने जिंदा की है। एक माला, एक फूल जो है, हर समाज में जो संत हुए या महापुरुष हुए, उन्होंने एक धागे में कोर के एक माला बना के बाबा साहब ने दिया। और वो सारे लोगों के विचार संविधान में है, समता, मानवता, वो जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे हमारा कोई हल नहीं होगा। बस यही मुझे इस संदर्भ में कहना है। धन्यवाद।